तैयार हो जाइए बड़े एक्शन पैक दिन के लिए, क्योंकि आज मुकाबला हमारे मैदान में भी है और क्रिकेट के मैदान में भी, तो नजर दोनों तरफ रहेगी। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी और दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के हैं संकेत। इन सब के बीच में आज के सेशन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शहबाज लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ज्यादा फोकस आज कहाँ होगा, एक्सपायरी या फिर 1:30 बजे तक मार्केट में, 1:30 के बाद उसके बाद तो सब वहीं पे होंगे। तो एक ही चीज है, या तो 2 मैच जीतने या नहीं जीतना। हाँ, या तो ये भी हारो या फिर यहाँ से आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ जीते तो फिर फाइनल जीतना हुआ। हाँ, तो मतलब क्लियर कट है, हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि सेमीफाइनल जीतना है तो फिर फाइनल भी जीतना ही है। हाँ, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में हारना चलेगा नहीं। सेमीफाइनल में हार जाए एक बार चल जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं, दोनों जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और टॉप फॉर्म में है इस वक्त इंडियन टीम, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो मज़ा पाकिस्तान को बार बार हराने में है वो और कहाँ, और वैसे भी वो भी फाइनल में। हाँ, तो मतलब उम्मीद करें एक बढ़िया फाइनल देखने को मिलेगा। आज भी बढ़िया एक मैच होना चाहिए। एक्चुअली आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप जी, जो मैं समझ रहा हूँ कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हुई, मैच नहीं हुआ, तो इंडिया फाइनल में पहुँच जाएगी रन रेट पे। हाँ, और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी फाइनल में बारिश हो गई, अगर मैच नहीं हुआ, तो इंडिया कब जीते। हाँ। नहीं, बट मैच खेल के जीते। खेल के तो हमेशा जीतेंगे। अच्छा, ये भी हम क्यों जीत रहे हैं? अगर समझो बारिश होकर जीत रहे, खेला तभी तो जीत रहे ना। वो भी है। पुराना खेला तभी तो जीत रहे। हाईएस्ट नंबर के साथ हम टॉप किए हैं ना, दोनों ग्रुप में टेबल्स जी, बेस्ट है। तो किस्मत हमारे साथ है। बिल्कुल है। इंद्र देवता या फिर हमारे सूर्य देवता सूर्य कुमार यादव, इंद्र देवता बारिश, दोनों की मेहरबानी हो जाए तो क्या चाहिए। चलिए, तो आज बड़ा दिन क्रिकेट का और बड़ा दिन मार्केट का भी। उससे पहले देख लें जल्दी से ट्रिगर्स जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है हमें शुरुआत। अमेरिका में कमजोरी रही, अनएक्सपेक्टेड 650 पॉइंट डाउन, नीचे लुढ़क कर बंद हुआ। नैस्डैक में 250 अंकों की कमजोरी रही, दिन के निचले स्तर पर जाकर हुए बंद। कच्चा तेल भी साथ साथ में फिसला है, $92-93 के आसपास आता हुआ। कल के नतीजों का रहेगा भरपूर एक्शन, और आज नतीजों के लिहाज से ऐसी लंबी लिस्ट है कि आप मतलब निफ्टी में भले ही 2 है, वायदा कारोबार की 16 कंपनियां, 18 कंपनियां हैं जो आज अपने नतीजे पेश करेंगी। तो क्लोजिंग वाले शो में मजा आएगा बहुत ज्यादा। टक 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 धड़ाधड़ नतीजे आएंगे आराम से। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में एक्शन भरपूर है। केंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जिसके मैनेजमेंट से कल हमने बात की थी, ये आज कार्यक्रम, ये आज आईपीओ खुलने जा रहा है। और आर्किन, जिसका आईपीओ कल खुला था, जिसका हम विश्लेषण नहीं कर पाए, वो भी आज हम विश्लेषण करेंगे। तैयार है हमारा पूरा एनालिसिस। तो ये दोनों ही आज के लिए ये चारों ही आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं अनिल जी। थोड़ा समझते हैं। एक तो ये जो ग्लोबल बाजारों में, ठीक है, 3 दिन अच्छी तेजी हुई तो थोड़ा तो गिरना था, बट जिस पेस से कल गिरे हैं अक्रॉस सेक्टर्स बिकवाली हुए, 2 से 2.5% अमेरिका वो था, वो कैसे समझना है? और कुछ ऐसा हो गया, मतलब बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो गया कि चलो इलेक्शन हो गया, या फिर कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पर? सर, 2 चीजें हैं दीप। एक तो ये कि इलेक्शन के पहले ही अमेरिकी बाजार काफी तेज हो चुके थे। दूसरा है कि इलेक्शन के नतीजों का जो अनुमान था कि ट्रंप साहब की पार्टी कौन सी, रिपब्लिक है? हाँ जी, हाँ, रिपब्लिक। हाँ, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ रिपब्लिक और डेमोक्रेट में। मैं पक्ष और विपक्ष वाली पार्टी मान लेता हूँ। ट्रंप साहब की पार्टी, बाइडेन साहब की पार्टी ज्यादा आसान है। वो ज्यादा तो जो सुन रहा है उनको भी आसान है, बोलने वाले को भी आसान है, दोनों को, है ना। तो ट्रंप साहब की जो पार्टी है, जितनी मजबूती से जीतनी चाहिए वैसे संकेत नहीं आ रहे हैं। अगर वो उतनी मजबूती से नहीं जीतते और वो अपने इसमें जो हाउस है उसमें अगर वो अपनी मेजोरिटी नहीं बना पाते हैं, तो जो बाइडेन साहब पर जो लगाम लगाने की इच्छा है उनकी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। और फिर जो रशिया यूक्रेन का तनाव बना हुआ है दुनिया भर में, वो बरकरार रहेगा। शायद ये डर था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार काफी तेजी से घटे हैं कल के सेशन में। रहा सवाल बाकी संकेतों का, बाकी संकेत इस वक्त जस के तस हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं। तो इन नतीजों के आशंका में थोड़ी सी अमेरिकी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो पहला रीजन तो यह कि इवेंट में जाने के पहले आप मजबूती से गए थे। 4 दिनों से अमेरिकी बाजार अच्छे मजबूत होकर बंद हो रहे थे। पिछले 2 सेशन से 400 पॉइंट बढ़ भी रहे थे। सो आई थिंक दीप ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ गई। न अमेरिकी बाजारों में कोई एकदम से ट्रेंड रिवर्सल ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे चले जाएंगे, नहीं अमेरिकी बाजारों में ऐसा है कि बहुत ऊपर जाने की जगह है। तो अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे या वक्त बिताने की कोशिश करेंगे नया ट्रिगर आने के पहले।
थोड़ा हमारे लिए हाँ। अच्छा एक बाजारों में एक संकेत और भी जो पड़ने वाली बात है, एक कल क्रिप्टो में आप देखिए Yes, sir. बड़ी तेजी से गिरावट हुई है। 10 से 20% की रेंज में बड़ी बड़ी Across. क्रिप्टोज, एथेरियम जैसा 20% घटा है, 12-13% आपका बिटकॉइन घटा है। तो कल क्रिप्टो में भी अनएक्सपेक्टेड बड़ी गिरावट होती हुई दिखी है। चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज उड़ गया ना, तो वहां से हुआ है। ये वो मतलब है ही वो दिक्कत वाली चीज़। मुझे याद है जब मैंने लास्ट डीएनए किया था उस समय 48-50 हज़ार के आसपास का लेवल बिटकॉइन एग्जैक्टली एक साल पहले लाइफ आया था, एग्जैक्टली आज की तब date मैंने पे। बोला भी था जिसके पास जितना है बेच दे, बिल्कुल निकल जाए। तब काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया था। हुई थी, बिल्कुल हुई थी, हाँ। है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों का प्यार है। हमारा भी किसी स्टॉक से हो सकता है जैसा आपका क्रिप्टो से, लेकिन बात ये है कि हमारा काम वो है आगाह करना, सच बताना, जहाँ नुकसान होने की आशंका है वो बताना। बाकी फिर तो अपनी अपनी मर्जी है। Yes. और स्पेशली क्या होता है कि क्रिप्टो में निवेश करने वाले यंगस्टर्स बहुत हैं और उनके रिएक्शंस बहुत फास्ट आते हैं। Yes. मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कई सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार में अक्रॉस इंडिया जाता था और आमतौर पर 3-4 साल पहले जितने सुनने वाले दर्शक होते थे वो 35-40 साल प्लस के होते थे। तो वो आते हैं, मिलते हैं, सर आपका शो देखते हैं, अच्छा लगता है, ये चले। लेकिन अब जो हुआ कोविड के बाद में यंगस्टर्स बहुत देखने लगे। 20-25 साल के जो बच्चे हैं, 28-30 साल के बच्चे हैं, वो बहुत युवक जो है वो देखने लगे। तो एक रिएक्शन जो है ना 40 साल के लोगों का होता है, आते हैं, मिलते हैं, सम्मान देते हैं। और 20 साल 25 साल के बच्चों का होता है वो घेर लेते हैं, धक्का मुक्की भी होगी, सेल्फी भी सबको लेनी है, मिलना भी है, सबको हाथ मिला है। तो ये वो जोश है ना उम्र का वो होता है। वो जोश है ना आपके बिहेवियर में भी होता है और आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल में भी होता है। इसलिए क्या होता है इस उम्र के लोग ज़्यादा अपने विपरीत सुनना पसंद नहीं करते। तो मुझे याद है वो उस समय मैं कुछ समय के लिए मैं परेशान भी हुआ कि लोग इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं मेरे बिटकॉइन बेचने की बात कहने पर। मैं तो वही कह रहा हूँ जो उनके पैसे बचाने की बात है। इवेंचुअली समझ में आता है तो फिर ठीक है, हमें भी इवेंचुअली समझ में आता है कभी कभी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना ठीक रहता है, लेकिन जो सही है वो कहना चाहिए। तो एनीवे बात आज निकल गई तो बता रहा हूँ। बट जो बिटकॉइन में जो गिरावट है वो थोड़ी परेशान करने वाली है। और इसलिए परेशान करने वाली दीप कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स बहुत हैं, ऐसे बहुत युवा लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया, छोटा छोटा लगाया है। और अब तक तो क्या है सबका भरोसा बना हुआ था। अब क्या हो रहा है, अब कूद के वापस ऊपर आता नहीं है। पहले क्या होता था, किसी भी लेवल से गिरता था वापस नया हाई बनाता था वापस, तो लोगों का भरोसा रहता था कि चलो कोई बात नहीं वापस बढ़ जाएगा। अब वो चीज़ नहीं हो रही है क्रिप्टो में। तो आई थिंक वो बड़ी परेशानी वाली बात है। लेट्स सी लोग कैसे हैंडल करते हैं। बट हाँ, हमारा व्यू तो क्लियर कट है कि करेंसी मत कहिए, बाकी तो आप जो कहना है कहिए और जो करना है करिए, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है। कौन एसेट क्लास कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कितना अलोकेशन उसमें है और आप कितने रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। तो बट अल्टीमेटली जीरो सम गेम है, किसी के पैसे लग रहे हैं, किसी के जा रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो थोड़ा सावधान जरूर है। बिल्कुल सावधान जरूर रहना है। ये ग्लोबली एक अच्छी चीज़ है, कच्चा तेल $92-93 की रेंज में फिर से आया, थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। तो मार्केट की गिरावट के साथ कच्चा तेल थोड़ा सा हमारे रिलीफ देने का काम, महरम लगाने का काम करेगा, बस उतना ही है। ठीक है। अच्छा एक बात समझाइए सर, हमारे बाजार के लिए ये पिछले 3 दिन ही नहीं, जब अमेरिका में बहुत ही बढ़िया तेजी रही, बट अदरवाइज भी पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट लेवल से हम होल्ड कर लेते हैं जी, बट जिस लेवल पर खुलते हैं और स्पेशली अच्छे हैंडओवर के बाद खुलते हैं उस लेवल पर बंद नहीं होते, वहां से नीचे ही जाते हैं। बहुत रेयर है कि हम वहां से ऊपर जाएं, एंड में थोड़ी रिकवरी आ जाए, ठीक है, बट ये हो क्या रहा है सर, इसको जरा समझाएं। दीप, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब 3:30 बजे मिलेगा। अच्छा, हाँ ओके। तो आप सोचेंगे फिर अभी क्या, लेकिन कैसे मिलेगा वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आज बाजार का लिटमस टेस्ट है। ओके, क्यों है? पिछले 4-5 सेशन से आप देखिए जितनी मजबूती से खुलने चाहिए उतने नहीं खुलते हैं, और खुलते हैं तो वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आखिरी आधे 1 घंटे में वापस रिकवरी आती। कल नहीं आई, राइटली सो। कल 150-200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे जब हम बंद हो रहे थे, और इसका मतलब कल हमारे बाजारों ने पहले से ही भांप लिया कि अमेरिका में कमजोरी होगी, राइट। इसलिए 800 पॉइंट की 2 दिनों की तेजी को हमने इग्नोर कर दिया, टोटली इग्नोर, बिल्कुल यूजलेस, ठीक है। और हम दिन के निचले पॉइंट पर जाकर बंद हुए। पॉइंट नंबर 1, आप देखिए अमेरिका में 650 पॉइंट की कमजोरी हुई भी। तो कल भारतीय बाजार अपना जज करने में परफेक्ट है, और इस वजह से कल नहीं। तो कल के सेशन को एक्सेप्शन मान लें, अदरवाइज
पिछले 4-5 सेशन जितना मजबूत खुलने चाहिए उतने खुलते नहीं, कम खुलते हैं, नीचे आते हैं, आखिरी 1 घंटे में आप रिकवर होते हैं। उससे पहले आइए थोड़ा फ्लैशबैक में। पहले ये होता था ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कमजोरी होती थी हमें लगता था, SGX दिखाता था हम 250 पॉइंट और 200 पॉइंट और 150 पॉइंट नीचे खुलेंगे, हम उतने खुलते ही नहीं थे, करेक्ट। और अगर खुल गए तो भी तुरंत रिकवर कर जाते थे। आज आपके पास दोनों चीज है, यस, दोनों का संगम है, दोनों का संगम है, बिल्कुल है। एक और आपका 600-650 पॉइंट का फॉल है जो उम्मीद से ज्यादा है, दूसरी ओर पिछले 4-5 दिनों का ट्रेंड है। तो अगर आज लिस्टमर स्ट्रेस ये कि क्या हम ग्लोबल मार्केट की कमजोरी के मुकाबले में कम कमजोर खुलते हैं, पहला तो हमारी ताकत है, दूसरा खुलकर क्या हम रिकवर होते हैं, और तीसरा वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो बड़ा आसान काम होता, लेकिन चूंकि वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में आपको रिकवरी चाहिए। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इन 3 चीजों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से वाले ट्रेंड को फॉलो करना है। वो वाला ट्रेंड जो कहता था कि ग्लोबल में जब भी हम कहते थे जब नीचे बहुत जोर से डरो मत, लेना ही है, यस, वो लेवल 17,000 था, 18,000 नहीं है, हाँ, है ना, एब्सोल्यूट करेक्ट। अब हम 18,000 पे हैं, जब भी ग्लोबली बहुत तेजी से ऊपर आए तो उतना ऊपर से कूद कूद के नहीं लेना है, नीचे आने पर लेवल से लेना है। सो आई थिंक बजाय इसके कि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर अंदाज लगाने के 3:30 बजे आज सवाल है, क्या फर्क पड़ता है, एक ट्रेडिंग सेशन आपने बिल्कुल सही अंदाजा नहीं लगाया, कल से करेंगे, करेक्ट। सो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब 3:30 बजे की बात इसलिए कह रहा हूँ। वैसे अगर तो दोनों में से एक ट्रेंड क्या सही होना है आज पता है। तो अगर गैप अप से नीचे खुलता है तो फिर गैप डाउन से तो ऊपर ही बंद होना चाहिए, कायदे से, यस, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो बदलाव जो आ रहा है, बदलाव को जज करना हमारा काम है। हाँ, अगर मार्केट आपको कुछ बदलाव के संकेत है, मार्केट ग्लोबल गिरावट पे उतना कम नीचे नहीं खुलना तो रिकवर होना, ये संकेत भी दे रहा था 2 हफ्ते से, वो हमने लिए। अब ये दे रहा है कि ऊपर नहीं खुलूंगा तो नीचे आऊंगा, तो ये भी हम ले रहे हैं। तो हम इन दोनों का जो आज संगम होने की कोशिश हो रही है ना, इसलिए आज वेट एंड वॉच, आराम से देखिए, वीकली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। सो आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी, मतलब कोई जरूरी है ही नहीं कि रोज का रोज आपको डिसाइड करना है कि आज यहीं खुलना चाहिए, यहीं जाना चाहिए, यहीं जाना चाहिए। देखेंगे ना, देखेंगे, लेवल हमें पता है, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर लेवल्स की बात करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स की भी बात करेंगे। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है हेल्थ, FIs के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है, ठीक ठाक ही है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ज्यादा बदलाव है नहीं। 18,000-18,075 ये निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट का काम करेगा आज, और इसके नीचे गए तो 17,900-17,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा आपके लिए। 18,200-18,250 पहली रुकावट की जगह पार करके टिके तो 18,300-350 तक पहुंचेंगे, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी 41,525, 41,675 पहली जोन है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी खुलकर थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। 41,300 से 41,425 ये वो रेंज है जहां पर मजबूत खरीदारी की जगह आएगी। बैंक निफ्टी की बात निकली तो दीप, एक चीज बैंक निफ्टी को लेकर बोलना चाहता हूँ, बहुत क्लियरली और बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ। इस साल की शुरुआत में हमने कहा था कि बैंकिंग शेयर चलेंगे और सरकारी बैंक चलेंगे, ये साल सरकारी बैंकों का है, राइट। इन नतीजों के पहले भी हमने कहा 20 से 25% की तेजी। आज एक मैं बड़ा स्टेटमेंट सरकारी बैंकों को लेकर देना चाहता हूँ, अगले 5 से 10% का मूव जो भी आए सरकारी बैंकों में, अगर आए तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ओके, सरकारी बैंकों ने जो रनअप दे दिया है और जो रिजल्ट्स आए वो अब प्राइस में आ गए। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, न कि फ्रेश खरीदारी का। बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, अब प्रॉफिट बुक करने का, अब प्रॉफिट बुक करने में 2 चीज़ें होती है। आज प्रॉफिट बुक करें, आज ही टॉप हो गया, या 5% और बढ़ सकते हैं। क्या SBI 3 से 5% बढ़ सकता है? शायद हाँ। क्या दूसरे छोटे बैंक 8-10% बढ़ सकते हैं? शायद हाँ। एग्जैक्ट टॉप में नहीं बता सकता, लेकिन अब लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल नहीं है, अब देने के लिए फेवरेबल है। प्लस अब वो टाइम वापस आ रहा है जब आपको सरकारी बैंक्स में प्रॉफिट बुक करके प्राइवेट बैंक्स में डालना है। मतलब ऐसा नहीं कि खराब, ये मत समझिए खराब है, शॉर्ट कर दें ये तो 20% निकल जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने अगर सही वक्त पे एंट्री की तो कहीं प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना? और किस लेवल पर लेना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिजल्ट देखकर आप सोचोगे अब मैं लेता हूं, मैं तो समझदार हूं, मैंने सरकारी बैंकों के रिजल्ट देख लिए और बहुत जबरदस्त है, ऑलरेडी भाग चुके भाई साहब। वो हम 8 महीने 9 महीने पहले देख चुके हैं, अंदाज लगा चुके हैं। सो इसलिए स्मार्ट अगर आप हैं तो अब आपको धीरे धीरे सरकारी बैंकों में प्रॉफिट बुक करना है। बहुत साफ साफ राय दे रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर, कि अब यहाँ प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है, न कि अब फ्रेश खरीदारी करना है। फ्रेश लेना है
तो अब वैल्यूएशंस के लिहाज से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से कोई एचडीएफसी बैंक जो भले कम चले, घटेगा भी कम, हाँ, कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, ऐसे बैंक, कोटक, अब धीमे धीमे यहाँ पर खरीदारी आएगी। समझ गया। बहुत क्रिस्टल क्लियर आ जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को सरकारी बैंकों में मोटा मुनाफा हो, अब जिसने 3 साल के लिए एसबीआई लिया है उसके लिए ये कमेंट्री नहीं है, लेकिन जिसने 3 हफ्ते के लिए लिया है या 3 दिन के लिए है, उनके लिए कमेंट्री। रोटेशन होगा 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने का जिनका व्यू है, उनको धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करना है। जो 3 साल का है तो वो तो ठीक है, अभी भी परफॉर्मेंस तो आनी है। थोड़ा भी हो सकता है 3 महीने 2 महीने स्टॉक ठंडे हो जाए, कम चले ना चले, लेकिन हर रोज हर स्टॉक हर सेक्टर तो चल नहीं सकता। तो इसलिए लेने के लिए फॉर एग्जांपल आपको लीडरशिप रिलायंस से आ रही है, लेके बैठिए शांति से, है ना। तो आप देखिए 2425 की हम बात करें, 2625, 150-200 रुपए ऑलरेडी धीरे धीरे वहां से बढ़ गया। और तो आपको रोटेशन को प्ले करना है। तो अब सरकारी बैंकों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से वो फेवरेबल नहीं है। अगर ट्रेडिंग मूव्स के लिहाज से देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो फिर कोई टेंशन वाली बात। तो बैंक निफ्टी हायर जोन 41,850, 41,950 पार करके निकले तो 42,050, 42,200 तक जा सकते हैं। यह आपके लिए हायर रेंज होगी। सपोर्ट लेवल दे दूं 18,150 के आसपास आप बंद हुए निफ्टी पर। 18,125, 18,075 दो छोटे लेवल है। 18,050, 18,000 मीडियम लेवल, 17,950, 17,900 बड़े लेवल के तौर पर सपोर्ट के ये 6 लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ 18,175, 200 दो छोटे लेवल है। 250 और 300 दो मीडियम लेवल, 350 का बड़ा लेवल आपके लिए निफ्टी में हायर साइड पर। बैंक निफ्टी 41,775 के आसपास आप बंद हुए हैं। 41,675, 41,525 दो छोटे लेवल है दीप। 41,475, 41,425 दो मीडियम लेवल है। 41,350 और 41,300 फाइनल सपोर्ट लेवल के तौर पर। वैसे तो 41,000 होता है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। हायर साइड पर 41,850 का जो पुराना लाइफ हाई वो, 41,950 कल का हाई, ये दो सब छोटे लेवल हैं। 42,050, 42,150 मीडियम लेवल है। 42,200, 42,300 फाइनल बड़े लेवल के तौर पर। ये आपके लिए बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स। ठीक है सर, समझ गया। एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो तो कल काफी कम हो गया, मेंटेनेंस 57 से 58% पे आई है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो घटकर आया, अच्छा है दीप। एक दिन की कमजोरी में निफ्टी में अच्छा पुट कॉल रेशियो कम होकर आया। 0.86 कंफर्टेबल है एक्सपायरी के दिन। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस जो हम बार बार करें कि 18,000 के नीचे बंद होते ही आपको टेंशन लेना, तो आज कहाँ खुलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप 18,000 को होल्ड करें तो कोई चिंता की बात नहीं। इंट्राडे के लिए 18,000 स्टॉप लॉस दोनों के लिए सेम ही रखा है। 18,025 पॉइंट नीचे आपके कंफर्ट के लिए 17,975 इफेक्टिवली 18,000 है, 17,975 लगा के रखना है। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए छोटा रखना है, 41,475 का रखिए। 41,500 के नीचे क्लोजिंग 41,250 के नीचे हो तो थोड़ा तनाव लीजिए। वैसे तो 41,000 होता है, लेकिन अगर आपको छोटा रखना है तो 41,250 रख लीजिए, नहीं तो 41,000 रखिए, कोई टेंशन नहीं। जब तक 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तनाव नहीं लेना है। जब तक 18,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तनाव नहीं लेना है। ओके। शॉर्ट साइड पे 18,300 कल का हाई पार करके टिके और निकले तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे दोनों में आपको शॉर्ट काट लेनी है। बैंक निफ्टी का कल का हाई पार करे 41,850, 950 का, तो आपको शॉर्ट काट लेनी है। इसलिए 42,000 का आपका लेवल स्टॉप लॉस का। दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस क्रिस्टल क्लियर है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यही लगाना है। जहां आपको छेड़छाड़ करने का मौका है वहां मैं देता हूँ, यहाँ नहीं है। ओके, हाँ ठीक है सर। नई पोजीशन खरीदे 18,000, 18,075 की रेंज में निफ्टी में करें खरीदारी। 18,000 के आसपास जितना खरीदेंगे ठीक है। 18,075 के आसपास थोड़ा नीचे खुल सकते हैं, एक बार 17,950 तक भी आ सकते हैं। अगर आ जाएं तो बढ़िया, वहां पर ऐड कीजिए। 17,900 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 18,125, 18,150 दो छोटे टारगेट, 175, 200 दो मीडियम टारगेट, 18,250, 18,300 फाइनल टारगेट के लिए करनी है इस रेंज में खरीदारी। ठीक है। बेचना चाहते हैं, अगर उछाल आए, ऊपर आए निफ्टी, अब क्या 100 पॉइंट नीचे तो क्या बेचोगे आप। इसलिए मैंने आइडियल सिचुएशन दी है दीप कि 18,250, 18,300 की रेंज आती है, वहां पर आपको निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए 18,350 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 3 छोटे टारगेट है, 18,200, 175 और 150। 3 मीडियम टारगेट है, 18,125, 18,075 और 18,050 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी। तो बेसिकली नीचे में 17,950, 18,000 सपोर्ट ले लेगा, ऊपर में 18,250, 18,300 रुकावट का काम करेगा। ये निफ्टी की पोजीशनिंग अब आज के लिए होती दिख रही है। ठीक है सर।
बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है 41,425 41,525 में। जिनको बड़ा आराम से शांति से लेना है वो जितना 41,300 के आसपास लेगा उतना बेहतर है, लेकिन एक चांस यहाँ पर लिया जा सकता है 41,425 41,525 की रेंज में। और इसीलिए दीप में स्टॉप लॉस जो दे रहा हूँ थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, और वो है 41,250 का। यानी कि अगर 41,300 350 के आसपास आए तो थोड़ा आप और ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखें बैंक निफ्टी में। ठीक है, टारगेट 41,675 775 दो छोटे टारगेट, 850 950 मीडियम टारगेट। इसके पार निकल कर टिके चांस कम है, नोट करके रखें खाली। 42,050 42,200 तक के टारगेट। अब आइए बेचने की राय। कल के हाइस के आसपास, कल भी आपको दीप याद होगा हमने कहा 42,000 के आसपास बेचिए। अब पता नहीं कि कहाँ बेचना चाहिए, करेक्ट? यस, क्योंकि नए स्काई जोन में पहुंचे तो 42,000 के आसपास को अगर आप 41,950 को 42,000 के आसपास मानते हैं तो कल भी आपको मौका दिया है, 41,950। आज भी वही है। आज थोड़ी रेंज विजिबल है 41,950 42,050। इस रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं। 42,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, उसके पार निकल के टिके तो शॉर्ट काट लीजिए। टारगेट जो बनेंगे दीप वो बनेंगे 41,850 और 775 दो छोटे टारगेट, 41,675 41,525 दो मीडियम टारगेट, 41,475 और 41,425 बड़े टारगेट के तौर पर। ठीक है सर, सारे लेवल्स सामने आपके आ चुके हैं। बैन में वापस एंट्री हो गई पीएनबी की। कल की मूव के बाद पता चल ही गया था कि पीएनबी आने वाला है, ऐसा आपको होते हुए दिख चुका है। डेटा सर, जहां तक फंड फ्लोज का सवाल है और साथ ही आज के ठीक है, एफआईएस के डेटा छोटे हैं लेकिन ठीक है। 387 करोड़ की कैश में खरीदारी है, 405 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं और 160 करोड़ के स्टॉक खरीदे हैं, तो हल्की फुल्की खरीदारी है। तो ट्रेंड वही है, तेजी खरीदारी का चल रहा है, वो चल ही रहा है। लोकल फंड ने थोड़ी सी बिकवाली बढ़ाई 1,060 करोड़ की, लेकिन कल काफी कुछ वो है दीप, क्या बोलते हैं, ब्लॉक डील्स बहुत सारी, तो नॉट टू रीड टू मच, तो बस ठीक है, नंबर्स ठीक है। एफएनओ के डेटा थोड़े इंटरेस्टिंग है जिस पर डिस्कस करना चाहिए। 18,000 क्लोजिंग के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है और वैसे भी क्यों है। 18,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 90 लाख शेयरों का। ये मेक और ब्रेक का काम करेगा। ऊपर में 18,100 डिसाइडर है, 18,100 के पुट पर 57 लाख शेयर है, कॉल्स में 46 लाख शेयर है, तो हम उसके नीचे खुलेंगे तो थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। 18,200 पर कॉल राइटिंग दबाकर हुई है 1 करोड़ 2 लाख शेयरों की, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट। तो 18,000 18,200 एक बार वायदा कारोबार के लिहाज से डेटा निकल कर आता है। लेवल्स के लिहाज से 17,950 18,000 सपोर्ट का काम करेगा, 18,150 18,200 रुकावट की जगह रहेगी। ये आज के लिए वायदा कारोबार के डेटा से नजर आता है। अब आइए बैंक निफ्टी। 42,000 पार करके टिकना चैलेंज होगा, मुश्किल होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के आसपास है, 42,000 के कॉल्स पर है 29 लाख शेयरों का। इससे पहले 41,800 के पुट पर 18 लाख शेयर है, तो वो आपके लिए ट्रेंड डिसाइडर है 41,800, जिसके आसपास आप बंद हुए। समस्या 41,500 के नीचे जाकर ट्रेड करने पर ही शुरू होगी। 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर, तो जब तक आप 41,500 के ऊपर हैं तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। 42,000 के ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश और बड़ी खरीदारी होगी। तो आई थिंक कहीं कहीं 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आज की गिरावट में मैं 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी बैंक निफ्टी में नहीं देख रहा। तो ज़्यादा नहीं है, हाँ, मतलब उतना ही, क्योंकि 41,500 पे सपोर्ट बहुत मजबूत बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा मामूली आपको उतार चढ़ाव दिख सकता है इस समय। स्टॉक्स की बात करें अली? बिल्कुल, नतीजे रेडार पर कुछ दिखे? टाटा मोटर्स अच्छा बुरा न्यूट्रल, काफी कमजोर नतीजे। दीप सोचा नहीं था कि टाटा मोटर्स इतने खराब नतीजे दे सकता है। स्पेशली स्टॉक थोड़ा मतलब चहेता हो रहा था, हालांकि पिछले 3 महीने में तो 10% घटा ही है। नतीजे में जाने से पहले कल भी 2% नीचे, थोड़ा पिछले 2-4 दिनों में नीचे ही था। हर एक पैमाने पर नंबर्स कमज़ोर हैं, स्पेशली मार्जिन्स बहुत ही घट कर आए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। अब देखिए, एक और हम रोज़ डिस्कस करते हैं कि ऑटो सेल्स इतनी मजबूत आ रही है लाइफ हाई पर। ये वैसे इंडिगो जैसा मामला है कि पैर रखने की जगह नहीं है और नंबर्स नहीं आ रहे हैं। गाड़ियाँ वेटिंग लिस्ट में बिक रही है और नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी पनिशमेंट तो होगी। कल एडीआर भी मेरे ख्याल से 5-6% नीचे था, तो 4-5% घट सकता है। अब ये अलग बात है कि वहाँ पर नीचे टाटा मोटर्स को बहुत खरीदने के लिए भी तैयार। गाइडेंस अच्छा है, तो अब गाइडेंस बचा पाता है कि नहीं वो, पर हमेशा ही अच्छा रहता है गाइडेंस, परफॉर्मेंस ही नहीं आती। हाँ, ये बात भी सही है। एक और कौन सी कंपनी जिसका गाइडेंस हमेशा अच्छा होता है?
मैं भूल रहा हूँ, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आती वो उसका भी गाइडेंस मेरे को याद आने जी, याद चाहिए। दूसरी एक दो कंपनी है जिनको जो हमेशा गाइडेंस, बाकी पीडीलाइट नंबर्स कमजोर ही हैं, बहुत मज़ेदार नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो कॉस्ट प्रेशर सब में दिख रहे हैं, इनके भी दिख रहे हैं, लेकिन वही है, पीडीलाइट भी चहेता है स्टॉक है लोगों का। तो स्टॉक रिएक्शन कैसा हो सकता है पता है। ल्यूपिन सरप्राइजिंगली नंबर उतने खराब नहीं जितना लोग सोचे थे। अमेरिका की सेल्स 18-20% घटेगी, उसके सामने 8-9% ही घटी है। प्लस इस क्वार्टर में उनकी एक वो सुपारेक्स करके एक और ड्रग है, इसकी अप्रूवल आने का इंतजार है। अगर वो आगे तो वो लुपिन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मार्जिन्स जरूर बहुत कम है, 11% के आसपास के मार्जिन्स जो कम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, लेकिन फिर भी लुपिन में जितने खराब नंबर सोचे थे वैसा आया नहीं। इस साल स्टॉक 27% नीचे है। तो लुपिन मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, और ये आज पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज भी देने की ताकत रखता है। तो अगर सरप्राइज आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा लुपिन में, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी, दीपक नाइट्रेट थोड़े कमजोर नंबर से हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है दीप। वैसे देखा जाए तो बाकी पैरामीटर्स पे नंबर खराब नहीं है, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने राइट ऑफ लिया है, और ये हर बार, हाँ यही स्टॉक है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। हर बार लगता है कि हाँ अब नंबर सच जाएंगे, अब नंबर सच जाएंगे, और इसके भी। लेकिन अगर पिरामल में आज कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ दिखे तो निचले स्तर पर खरीदने की राय होगी। अगर बड़ा कट आए तो वहाँ लेना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ की वजह से ज़्यादा नुकसान दिखा है। इसमें लॉस आया 1535 करोड़ का, जो शायद अब आगे की तिमाहियों से ना आए। तो इसको खरीदने का सही समय यही है जब आपको इसमें पैनिक मचे। हाँ, जब खबर आए तब तो पिरामल कभी लेने का ही नहीं कि हाँ कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है, बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, तब लेना ही नहीं है। इसको तो खराब दिन ही लेना है, और वो खराब दिन आज हो सकता है। सो आई थिंक दो स्टॉक नीचे की तरफ लेने का मौका दे सकते हैं, एक पिरामल और दूसरा लुपिन, और एक स्टॉक अगर ज़्यादा गैप से ना खुले तो आपको बेचने का मौका दे सकता है, वो टाटा मोटर्स है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और स्टॉक भी जोड़ देते हैं सर, एक्सिस बैंक। हाँ, सरकार फाइनली अपनी सारी हिस्सेदारी सूटी की जो है वो 2 दिनों में, चलो सरकार की तरफ से तो तलवार लटक रही है, वो खत्म हो गई। हाँ, वही है कि एक्सिस बैंक का यही है, पहले बैन कैपिटल बेच गया, अब सूती बेच रहा है, थोड़ा स्टॉक अच्छा करने की कोशिश कर रहे, सप्लाई आ जाती है। तो बट ठीक है, सरकार की तरफ से फाइनल सप्लाई, लेकिन न सिर्फ एक्सिस बैंक बल्कि मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ और ऑफर फॉर सेल और स्टेक सेल आ सकते हैं रिसेंटली, क्योंकि हो ये रहा है दीप की मार्केट लाइफ हाई के आसपास है। यस सर, लिक्विडिटी है, तो इससे बढ़िया मौका सरकार को मिलेगा नहीं अगर उनको और दूसरी सरकारी कंपनियों में अपनी स्टेक कम करनी है। तो एक्सिस बैंक थोड़ा आई थिंक हल्का दबाव में तो रह गई। पॉइंट सिंपल है, अगर आपको खरीदना है तो आपके पास आई मीन इस लेवल पर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक मुझे लेना, तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस मेरी HDFC बैंक होगी, और सेकंड ICICI बैंक होगी, या कोटक हो सकता है। एक्सिस नहीं है, एक्सिस टॉप 3 में मेरे आता नहीं है अभी। तो इसलिए, और फिर प्रेशर है, सप्लाई सबको है, तो आई थिंक दिक्कत है। लेकिन सरकारी कंपनियों पे थोड़ा फोकस रखिए। अगर सरकार को कोल इंडिया का ऑफर फॉर सेल लेना है, 250 रुपये में इससे बढ़िया गोल्डन चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बाजार में तो हाँ, सो 125 में आपसे बिकता नहीं था, 250 में लाइन लगा के लोग ले रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी और सरकारी कंपनी में, इवन पावर ग्रिड, NTPC, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो काफ़ी भागे हुए हैं। सो सरकार के लिए गोल्डन चांस अगर उनको OFS लाना है तो अभी ले आना चाहिए। तो आने वाले कुछ समय में आप ये देख सकते हैं, 100% आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए आज के सारे फोकस वाले स्टॉक्स, सारी खबरें और अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी। बट आइए फिर नतीजों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, IPO अपडेट्स लेते हैं। अनिल जी से भी IPO की बात करेंगे 9 बजे। हाँ, IPO भी बात करें, आर्कियन और केन्स, दो खुल, एक तो कल। अरमान, वरुण, नुपुर और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स क्या है, अपडेट्स क्या है? बिल्कुल, आज भी काफ़ी सारे नतीजे आते हुए दिखेंगे। निफ्टी में आपको अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में तो कई सारे स्टॉक है, लगभग 16 स्टॉक्स के आसपास है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें अशोक लीलैंड, जिंदाल स्टील, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन होटल आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। E-क्लर्क सर्विसेज, जिसमें नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। प्रिसीशन वायर, वहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा।
तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जिसमें बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। एलटी फूड्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बोर्ड है वो फंड्स रेजिंग के लिए आज मीटिंग करने वाला है। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है आज 10:30 बजे, वो एनएमडीसी स्टील प्लांट के डीमर्जर पर ये जो अहम बैठक है, और बैठक में जो लीगल असिस्टेंट मर्चेंट बैंकर्स को लेकर चर्चा संभव है। और अंत में पीबी फिनटेक, जिसका एंकर लॉक इन पीरियड है, जो अंत होता हुआ दिखेगा। ओके, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वरुण, आईपीओ के अपडेट्स क्या हैं ये बताइए। तो सबसे पहले तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो आज आने वाला है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। केन्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है आज से खुलेगा, ये 14 नवंबर को बंद होने वाला है। प्राइस बैंड जो है 559 से 587 रुपीज़ प्रति शेयर का है। लॉट साइज़ जो है 25 शेयर का है। इशू साइज़ जो है करीब 560 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा नज़र रखना है आपको नायका पे, क्योंकि यहाँ पे जो 5:1 का बोनस इन्होंने दिया था उसकी आज एक्स डेट है। साथ ही साथ स्टील स्ट्रिप व्हील्स स्टॉक स्प्लिट जो था 5:1 का, उसकी भी आज एक्स डेट है। तो दोनों स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। ग्लोबली सीपीआई यूएस का आने वाला है, वहाँ पे नज़र रखिएगा। अब आईपीओ का अपडेट जो आपने पूछा था, तो फर्स्ट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है डे 2 है आज। फर्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो कुल 0.02 टाइम्स ही भी ये भरा है, यानी कि 2% के आसपास ही भरा है। रिटेल का जो हिस्सा है करीब केवल 3% के आसपास ही भरा है। आर्केन केमिकल यहाँ पे डे 2 है आज। पहले दिन करीब 30% ये आईपीओ भर चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है 95% भर चुका है। और केन्स टेक्नोलॉजी जो आज से खुलने वाला है, 14 नवंबर को ये बंद होगा, यहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है। और कुल कंपनी ने एंकर बुक जो है उनसे करीब 257 करोड़ जो है वो जुटा लिए हैं, जिसमें नमूरा है जिसने 5.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा है, गोल्डमैन है, एबैकस फंड है, आईएफएल एसेट है। ये तमाम वो फंड्स है जिन्होंने इस कंपनी के एंकर बुक में पैसे लगाए हैं। तो आईपीओ अपडेट्स भी हैं और आईपीओ पर अनिल जी की चर्चा भी, राय भी लेनी है, बट नतीजों के करते हैं शुरुआत। नूपुर आपके साथ बताएं। मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा मोटर्स जो Q2 की परफॉर्मेंस है वो अनुमान से काफ़ी कम आती दिखी है। मार्जिन्स देखे तो 10.5% के आसपास का अनुमान था, वो करीबन 7.8% के आसपास आते दिखे। हालांकि जो गाइडेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है डिमांड और JLR को लेकर। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो Q2 परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर आते दिखा है। अनुमान से जो आए है वो करीबन 1962 करोड़ के आसपास आते दिखे। मार्जिन्स 18% का अनुमान था, 14% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी 174 करोड़ के आसपास आया, अनुमान 237 करोड़ के आसपास का था। लुपिन की बात करें तो जो Q2 का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर आया है इस बार सारे पैरामीटर्स पर। जो अनुमान था उससे यूएस बिजनेस भी जो अनुमान था 18 से 19% का डिक्लाइन आता दिखेगा, वो इस बार सिर्फ 7% का डिक्लाइन आते दिखा है। मार्जिन्स भी 11% के आसपास आते दिखे। और जो बेस में लॉस है वो एक वन टाइम एक्सपेंस था 1880 करोड़ का, उसी के चलते वो लॉस आते दिखा था। पेट्रोनेट LNG की बात करें तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ है वो 12% से इस बार बढ़कर आए, अनुमान से भी काफ़ी बेटर है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 10% से ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से कमज़ोर है, 7.4 का एस्टिमेट था जो 7.3% के आसपास आते दिखे। पीडीलाइट की बात करें तो काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस, और मैनेजमेंट ने कहा कि इनपुट कॉस्ट जो है उनकी वो इस बार ऑल टाइम हाई लेवल पे थी, इसलिए ग्रॉस मार्जिन्स पे काफ़ी दबाव आते दिखा है। 45 से कम होकर 41% के आसपास आते दिखे। और जो कामकाजी मुनाफा है वो भी कम होकर इस बार 500 करोड़ के आसपास आते दिखा। बलरामपुर चीनी के जो नतीजे वो भी काफ़ी कमज़ोर आते दिखे। जो कंपनी की आय है वो 8% से कम होकर इस बार आई है, और इस बार कंपनी ने 29 करोड़ का लॉस भी देखा है। हालांकि कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है 360 के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। अरमान बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? पीरामल इंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप एनआईआई में लगभग 34% का उछाल देखें। नतीजे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स दिख रहे हैं। एनआईआई में लगभग 34% का उछाल है। एयूएम में भी आपको 35% का आसपास उछाल दिखेगा। और कंपनी को जो पहले मुनाफा था 427 करोड़ के आसपास का, वो घाटा आता हुआ दिखा है 1500 करोड़ के आसपास का। जीएनपीएस लगभग फ्लैट रहे हैं। एनएनपीए में थोड़ा सुधार देखा गया है, 1.8% से गिरकर 1.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं।
कैश की बात करें, कैश में नतीजों में अगर आप बात करें तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय हालांकि फ्लैट रही है, पर यहाँ पे मार्जिन में थोड़े से बदलाव आपको बढ़ोतरी दिख रही है, 19.7% से बढ़कर 20.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी 9% से उछल के आया है। आईटीडी सीमेंटेशन नतीजे आपको बढ़िया यहाँ पे अगर ओवरऑल दिख रहे तो नतीजे थोड़े मिक्स्ड हैं। हालांकि जो आय तो बड़ी है 27% की, पर मार्जिन में कटौती देखी गई है 6.3% से घटकर 5.8% पर और मुनाफा देखेंगे 33% बढ़कर आया है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 35% बढ़कर आई है, मार्जिन्स तो डबल के आसपास हो गए हैं 5.2% से बढ़कर 10% पर और कंपनी को जो पहले घाटा था 1.5 करोड़ का, इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 45 करोड़ के आसपास का। कृष्णा डायग्नोस्टिक नतीजे मिक्स्ड आपको दिख रहे हैं। आय 14% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको यहाँ पर कट देखा गया है 29.4% से घटकर 25% पर। और अंत में बात करें प्रेस्टीज स्टेज प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर जो है नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय तो बढ़ी ही है लगभग 10% के आसपास की और यहाँ पर मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है 25.2% से बढ़कर 25.8% पर और मुनाफा भी लगभग 55% बढ़कर आया। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स। वरुण बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? और कैश के नतीजे हैं जिसमें श्याम मेटालिक सबसे पहले है। नतीजे थोड़े मिले जुले हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ 24% बढ़े हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 72% की गिरावट और मार्जिन्स 25% से गिर के सीधे 8% पे आए हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो 800 करोड़ के आसपास वहाँ बढ़ोतरी देखने मिली है। साथ ही साथ खबर एक और है, इस कंपनी के CFO ने रिज़ाइन कर दिया है। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ नतीजे अच्छे हैं। आय में 28% की बढ़ोतरी है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने करीब 88 लाख के आसपास का प्रॉफिट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 2 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी ने किया था और बॉटम लाइन में भी 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया, जबकि पिछले साल 4.5 करोड़ का नुकसान किया था। यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। सुदर्शन केमिकल मिले जुले नतीजे हैं। आय 6% बढ़ी है, मार्जिन्स गिरे हैं 11% से गिर के 8% और कंपनी का मुनाफा जो है 23 करोड़ से गिर के सीधे 5 करोड़ पे आया है। नारायण हेल्थ यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, 21% आय बढ़ी है, मार्जिन 18.1% से बढ़ के 21.4%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 71% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। और आखिरी में क्वेस्ट कॉर्प, यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े मिक्स या फिर थोड़े लोअर साइड पे ही है, क्योंकि रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 7 करोड़ के आसपास की, लेकिन मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हुई है और मुनाफा 37% गिरा है। 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। डीप में पास कुछ और भी नतीजे हैं जो कि मैं बताता हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन, माफ़ कीजिएगा, ये एक और बचा हुआ है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आय जो है उसमें करीब 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी आपको थोड़े बहुत गिरावट देखने मिली है, 9.6% से गिर के 9.2%। मुनाफा जो है उसमें 48% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 23 करोड़ से बढ़ के ये 34 करोड़ पे आया है। ओके, तो नतीजों की लंबी लिस्ट, अब कुछ और नतीजे भी बाकी है। नुपुर बताएं आपके पास कौन सा? काफ़ी लंबी है। तो एवरेज कैंटो से बात करें तो यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। जो आय है वो करीबन 20% से कम होकर आई है। मार्जिन भी 26.5% से कम होकर इस बार 10.5% के आसपास आते दिखे। गुजरात एल्कलीज के भी नतीजे देखें तो काफ़ी मिले जुले हैं। यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीबन 36% से बढ़कर आई है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि जो मुनाफा है वो 19% से इस बार घटकर आया है। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। आय तो 20% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन 9.5% से कम होकर इस बार 6% के आसपास आते दिखे। GSFC की बात करें तो यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे। कंपनी की आय इस बार करीबन 2% से घटकर आई है, लेकिन मार्जिन में करीबन 250 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 13% से बढ़कर 15.5% के आसपास आते दिखे। गैलेक्सी सर्फिकेंट्स के नंबर देखें तो यहाँ भी नतीजे काफ़ी मिले जुले आते दिखे। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि NII देखें तो करीबन 400% से इस बार बढ़कर आई है। 41 करोड़ से बढ़ के 205 करोड़ के आसपास आती दिखी। जो कंपनी की आय है वो भी 15% से इस बार ऊपर है। GIC हाउसिंग के नतीजे देखें तो जो NII है वो करीबन 1.5% से गिर कर आई है इस बार। मुनाफा देखें तो 84% से ऊपर है। कंबाइंड रेशो हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर होते दिखा है, 122% से कम होकर 113% के आसपास आते दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर करना है आपको फोकस। अरमान बताएं फाइनल सेट ऑफ नतीजे और साथ ही खबरें जो हैं आपके पास। जी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के नतीजे अगर आते हुए दिखे, कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वहाँ पर आपको लगभग 11% का उछाल दिखेगा।
पर नेट प्रीमियम रिटर्न पर भी यहाँ पर भी आपको 11% के आसपास का उछाल है। और कंपनी जो घाटा था 232 करोड़ का, उसका मुनाफा आता हुआ दिखा है 121 करोड़ का। और सॉल्वेंसी रेशियो भी यहाँ पर बढ़ आता है, 152% से बढ़कर 195% पर आता हुआ दिखा है। खबरों पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर एक्सिस बैंक पर है, जिसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आज और कल लगभग 1.5% जो है शेयर बेचेगी और गुरुवार और शुक्रवार को OFS के जरिए जो है शेयर बेचे जाएंगे और लगभग 830 के आसपास के शेयर के जो भाव पर बेचेगी। और अगर कुल शेयर्स अगर आप देखे जाएं तो लगभग 4.65 करोड़ जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर बेचे जाएंगे। नाइका, यहाँ पर एक ब्लॉक डील अलर्ट है, करीबन 1 करोड़ शेयर्स ब्लॉक डील के द्वारा बिकेंगे। और ब्लॉक डील के अगर आप साइज देखेंगे ओवरऑल तो वो 250 करोड़ के आसपास की है। और जो डील हो सकती है वो 2% डिस्काउंट पर हो सकती है करंट मार्केट प्राइस पे। टाटा पावर, जहां पर उन्होंने सोलापुर में 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए इनको ऑर्डर मिला है और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को MSEDCL से ऑर्डर मिला है। उसी के साथ साथ PPA एग्जीक्यूशन डेट जो है, जो इनको ये कंप्लीट करना है, वो लगभग 18 महीनों में है जो इनको पूरा करना है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करें, यहां पर 14 नवंबर को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार होगा। और अगर आप बात करें इंडिगो पेंट्स में, जिसमें ICCI प्रू की अगर बात करें, उन्होंने लगभग 2.5 लाख शेयर्स जो हैं खरीदे हैं। गोल्डमैन ने भी लगभग 2.7 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। हालांकि इंडियन इक्विटीज़ की अगर आप बात करें ICTET, उन्होंने भी लगभग 3.24 लाख शेयर्स जो है खरीदे हैं। और अंत में मनापुरम फाइनेंस, जिसमें बैकलेस की बात करें, उन्होंने लगभग 45 लाख शेयर्स जो हैं वो 108 के आसपास के भाव पर बेचे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। और ब्लॉक डील्स, 2 बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, उस पर रखना है आपको फोकस। बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं टॉप अर्निंग्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर CLA से अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं। 433 की क्लोजिंग है। जो लक्ष्य इन्होंने 473 से बढ़ाकर 491 कर दिया। हालांकि ये कह रहे हैं कि JLR का जो प्रदर्शन है वो इंडिया के मुताबिक बेटर देखने को मिला। हालांकि एबिटा लेवल पर देखें तो एस्टिमेट्स के अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 433 की क्लोजिंग है, 502 रुपये का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य 455 से घटाकर 410 कर दिया। और इन्होंने EPS के अनुमान में भी देखें तो करीब 12 से लेकर 15% की बढ़ोतरी की है। जेफरीज देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1170 की क्लोजिंग है, 1487 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और जो लक्ष्य इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घटाया, 2125 से घटाकर सीधे 1700 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टॉप रिपोर्ट्स में मेरे पास है पिरामल एंटरप्राइज, लेकिन रिपोर्ट अगर आप देखें तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नजर आएगी। CLAC की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले खरीदारी किराया दिया करते थे, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घटाया, 1170 से घटाकर 900 कर दिया, करीब 890 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नतीजे अगर देखें तो कमज़ोर इसके चलते क्योंकि बड़ी प्रोविजनिंग इसने की है। लेकिन एक खास बात ये भी कह रहे हैं कि वर्स्ट जो है अब ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निवेशकों के लिए ये बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अब वर्स्ट पूरी तरीके से ओवर हो गया, लेकिन जो बड़ी प्रोविजनिंग है इसका एक असर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लुपिन मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 694 की क्लोजिंग है, 790 का लक्ष्य दिया है। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे हैं, 694 की क्लोजिंग, 863 रुपये का लक्ष्य। और ये देख रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं यहाँ पर इनके अनुमान से ऑपरेशनल लेवल से बेटर आते हुए नजर आए, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स के नतीजे कमजोर हैं, इसके लिए बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, इन्होंने भी जो है 2250 रुपये का लक्ष्य दिया। ये है आपके लिए ब्रोकरेज टॉप अर्निंग्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष? यस दीपांशु, और भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। फिनिक्स मिल्स यहाँ पर CLAC की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। जो लक्ष्य 1452 से बढ़ाकर 1688 कर दिया, 1532 की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1360 से बढ़ाकर 1550 कर दिया है। ओमांडे की कंजम्पशन का ट्रेंड अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रैमको सीमेंट्स यहाँ पर CLAC से बिकवाली किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 675 से घटाकर 630, 704 की क्लोजिंग है। मांडे की जो नतीजे हैं कामकाजी तौर पर काफ़ी ज़्यादा इनके अनुमान से कम है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। जेफरीज भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 685 से घटाकर 615 रुपये कर दिया है। और पेट्रोनेट LNG यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 215 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। डाउनग्रेड आया है पीरामल में CLAC का 1170 से 900,
और रैमको सीमेंट में CLSA और जेफरीज दोनों का डाउनग्रेड है, ये इंटरेस्टिंग है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी टारगेट घटाया है जेफरीज ने, तो आज टारगेट बढ़ाने वाली कोई रिपोर्ट दिख नहीं रही, सब घटाने वाली ज़्यादा दिख रही है। मजे नहीं आ रहे। मज़ा नहीं आ रहा है। आइए करते हैं मुलाकात हमारे सारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ वक्त है पिक ऑफ द डे का। स्वागत है आप सबका। सुप्रभात बंसल जी, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है ओरिएंटल होटल्स। इसमें देखें तो ब्रेकआउट हुआ है अनचार्टेड टेरिटरी में, कल पहली बार खड़ा हुआ है, क्लोजिंग दी है। तो ओरिएंटल होटल मार्केट की वीकनेस को यूज करें। ओरिएंटल होटल्स में खरीदारी की राय है। 81 का स्टॉप लॉस लगाना है, 96 97 के टारगेट के लिए ओरिएंटल होटल है मेरा पिक ऑफ द डे। ओरिएंटल होटल्स ये स्टॉक है जहां पर पसंद है बंसल जी को। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। जी सुप्रभात दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, कल रात को एक मीटिंग हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, तो मेरा थोड़ा सा होमवर्क कम पड़ गया, तो मेरा नोटा रहेगा। और देखिए अनिल जी, क्या मैं थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने हेमांग जो अपने PCR के हैं उनको नोटा बोला, तो उन्होंने मुझे पूछा कोई स्प्रेड है क्या। अच्छा, तो क्या आशु जी से मिल लिए? बिल्कुल अनिल जी, कल रात को आशु जी की मीटिंग थी और उसमें थोड़ा सा बोलता हूँ कि 2 घंटे की मीटिंग रही, लगभग 7:30 से 9:30 बजे तक। तो इस मीटिंग के 2 घंटे की मीटिंग में ऑन अ सीरियस नोट ये बात हुई कि कैसे स्प्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं और कैसे टेक्निकल्स उतने अच्छे चलते नहीं है। तो मैंने भी कोशिश करने की मैंने कोशिश की कि नहीं टेक्निकल्स भी चलते हैं, तो उन्होंने कुछ माना नहीं अनिल जी। और ऑन अ लाइटर नोट 2 घंटे की मीटिंग रही अनिल जी, 1 घंटा 58 मिनट वो बोलते रहे, 2 मिनट मैंने बात की। अब बताओ, अब भी आपको उनको एंकर बनाना है? बाय द वे, स्प्रेड का हिंदी में मतलब होता है रायता फैलाना। जी बंसल जी, आपकी विशेष टिप्पणी कुछ आ रही थी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहली चीज तो मैं बोलना चाह रहा था कि देखिए एक मीटिंग अनिल जी वो होती है जो आप करते हैं, दीपांशु करते हैं। अनिल जी, आप जैसे एक बार वो IDBI में मिलने गए थे, वो लोकल में ट्रेवल करके आए थे। एक अनिल जी मीटिंग वो होती है। एक मीटिंग अनिल जी हम जैसे लोग करते हैं जो शाम को घर पे बोल के निकलते हैं कि मीटिंग के लिए जा रहे हैं और पार्टी करते हैं। अनिल जी पार्टी को मीटिंग करते हैं। बट अनिल जी एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मैं सुबह सुबह आपको इस येलो टाइम में देखता हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि क्योंकि ना अनिल जी मैंने शादी वाले दिन येलो कलर की टाई पहनी थी, बट आज आपने अनिल जी जो स्प्रेड का हिंदी विवरण करा अनिल जी, जो एक्सप्लेनेशन दिया है स्प्रेड का, तो अनिल जी बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को। ये है ना गोल्डन टाई है, इसे येलो मत समझिए। थोड़ा सा हो सकता है ये सोना जो धूप हवा और पानी लग जाए तो चमक कम पड़ जाती, वैसा है। बाकी हो सकता है धुल के टाई का कलर पीला दिख रहा हो, नहीं इसे गोल्डन माना जाए। ओके चलिए, तो नोटा है आपके लिए किरण जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है वो है यूपीएल के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए। यूपीएल 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है और लास्ट 2 दिनों से सस्टेन कर रहा है, तो यूपीएल के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 750 752 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 738 रुपए का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं पिक ऑफ द डे के तौर पे, या 1 से 2 दिनों के अंदर 770 780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल में खरीदारी करें 738 के स्टॉप लॉस से 770 780 के टारगेट्स के लिए। साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। सो पिक ऑफ द डे रहेगी ब्रिटानिया फ्यूचर। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये वीक में जो कैंडल बन रही है वो सितंबर 2021 के हाई को अब सरपास करते हुए दिख रहा है स्टॉक, और जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ लास्ट 2 सेशन से बनते हुए दिखी, हमें लगता है ब्रिटानिया फ्यूचर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रिटानिया फ्यूचर में करीब आना चाहिए 4240 से 4260 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 4150 के आसपास। तो ब्रिटानिया फ्यूचर बाय करने की सलाह है। कैश के फ्यूचर्स कर दें इसे। फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस हैं 4150 पर, 4240 4260 के टारगेट के लिए। आइए सिमी जी भी हमारे साथ तैयार है। सिमी जी सुप्रभात, बताएं आपका पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरी तरफ से जो पिक ऑफ द डे होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट कल आया था, 800 के ऊपर क्लोजिंग भी आई थी, पर फाइनली जाके थोड़ा सा सरेंडर किया था। और आज सुबह का जो सिचुएशन है, जो सेंटिमेंट है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे ही खुलना चाहिए। 800 के आसपास मिलता है तो ज़रूर खरीदना चाहिए। 790 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ कौन कॉर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 824 का पहला टारगेट, 832 का दूसरा और 840 का तीसरा टारगेट के लिए कौन कॉर को खरीदेंगे। अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होता है तो ये ट्रेड कल तक होल्ड करेंगे। 840 का मेरा ओवरऑल टारगेट है। को याद रहे कि आज कौन कौन के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे, तो कौन कौन के लिए रिजल्ट्स के लिहाज से भी बड़ा दिन तैयार है। सेठी साहब हमारे साथ इस वक्त। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पहले बाजार पे थोड़ा टेक, कल यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण तो था, एक तो यूएस में जो मिड टर्म पोल्स हुए वो थोड़े इनडिसाइसिव थे, फिर इन्फ्लेशन का जो नंबर है आज शाम को आना है तो वो उसके कारण से थोड़े वोलेटाइल थे, और तीसरा क्रिप्टो करेंसी में मार्केट मची। बट एक अच्छी बात यह है कि जो सोमवार मंगलवार को वहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी हुई, उसको हमने कल उस पर रिएक्ट नहीं किया और हम कल भी कमजोर बंद हुए, तो वी प्रीएम्प्टेड कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस लिहाज से बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, हालांकि थोड़े वीक दिख रहे हैं, बट दैट शुड बी इट। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। और आज अनिल जी 1:30 बजे बाद वैसे भी थोड़ा सबड्यूड रहेगा माहौल, और बाकी का तो मुझे पता नहीं। अनिल जी, आपका भी 2 बजे वाले शो में ध्यान आधा ही रहेगा, इधर आधा बटा हुआ रहेगा। इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल है T20 का। बाकी अनिल जी, आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। नतीजे बहुत ही अच्छे थे, हर पैरामीटर्स पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है। और कल अच्छी बात यह है कि कल इस स्टॉक ने, कल ये स्टॉक वीक था, मतलब इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स चला हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी चाहिए। 220 के टारगेट है, 204 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है पेट्रोनेट LNG, जहां पर आपको करनी है खरीदारी सिटी साहब की तरफ से। सिटी साहब, और कौन से स्टॉक्स हैं सर आपके रेडार पर? दीपांशु, और 3 स्टॉक देना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है F&O का, जिसमें खरीदारी करनी है, वो है टाटा पावर। कल स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में था और आज खबरें भी है, उनको कोई एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आज की जो ओपनिंग अगर वीक होती है और नीचे मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 240 का टारगेट है, 225 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक वापस खबरों वाला स्टॉक ही है, अडानी पोर्ट। इसमें कल एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई, बहुत अच्छा मोमेंटम है, और कल एक अधिग्रहण भी इन्होंने अनाउंस किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव रुझान के साथ इसमें रहना चाहिए। तो ये भी अगर आज वीकनेस के साथ खुलता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 920 का टारगेट, 875 का स्टॉप लॉस। और फाइनली चैनल में कई लोगों का पसंदीदा स्टॉक, अनिल जी को भी पसंद है, आशु जी का फेवरेट डेल्टा कॉप, मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल्स पे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगते हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 227 का आज इंट्राडे टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस। ओके, कल मूवमेंट भी दिखा रहा था डेल्टा कॉप, देखते हैं इस पर आज कैसा एक्शन आएगा।